Welcome viewers. Today's topic is डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। आज हम आपके सामने में विभागीय लेखांकन नाम का चैप्टर लेकर के आए हैं, लेकिन इस चैप्टर को जानकारी देने से पहले, इस चैप्टर के बारे में जानकारी देने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हमारे बीकॉम लेवल के देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे प्रायः एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ हम आपको बतला दें कि हमारा जो वीडियो चैनल है, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 हो, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 हो, या इवन इंटरमीडिएट लेवल का 11 और 12 का जो वीडियो है, विशेष रूप से स्पेशलाइज्ड कोर्सेस यानी प्रोफेशनल कोर्सेस में के स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जो ICWA कॉस्ट अकाउंटिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं, जो CMA चार्टर्ड मैनेजमेंट एनालिसिस्ट की क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, या CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की पढ़ाई करना चाह रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रोफेशनल और स्पेशल कोर्सेज हैं जहां पर कि जितने भी चैप्टर्स हम आपको बतला रहे हैं, चाहे वो 11 स्टैंडर्ड का हो, चाहे 12 स्टैंडर्ड का हो, वो बेस या फाउंडेशन के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है, या डिग्री लेवल का जो भी चैप्टर्स हम आपके सामने में इंक्लूड करेंगे। बहुत सारा प्लेलिस्ट में हम और भी पोर्शन या हिस्सा शामिल करेंगे जो कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम का रहेगा। ये सभी जानकारी स्पेशलाइज्ड या प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो का फायदा लीजिएगा। जिनकी पहुंच में हमारा वीडियो नहीं आ रहा है, तो उन लोगों से आग्रह है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को उनके बीच में, देश के किसी भी कोने में कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आपकी पहचान का है तो वीडियो को शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए, और अगर उचित समझते हैं तो सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिए। इससे आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब हम आपके सामने में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की जानकारी बतलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये अकाउंटिंग किस तरह के बिजनेस कंसर्न से रिलेटेड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जैसा कि हम जानते हैं, रिटेल ट्रेडिंग, खुदरा व्यापार जो होता है, अगर लार्ज स्केल का रिटेल ट्रेडिंग है तो उस कंडीशन में उसकी अकाउंटिंग कैसे किया जाए, ये हमारे सामने में समस्या है। स्पेशली नाम से क्लियर है, ये अकाउंटिंग रिलेटेड टू डिपार्टमेंटल स्टोर, विभागीय भंडार से संबंधित ये हमारा लेखांकन है। या हम अपने भंडार को अगर कई विभागों में बांट करके काम करते हैं, चलाते हैं, तो हम उसकी भी अकाउंटिंग इस प्रोसेस से कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में जानना चाहिए। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है? तो जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, अंडर अ सिंगल रूफ इफ एंटायर गुड्स, सर्विसेज एंड फैसिलिटीज आर अवेलेबल, सच टाइप ऑफ रिटेल या लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडिंग इज नोन एज डिपार्टमेंटल स्टोर। एक छत के नीचे जीवन की जरूरत की सभी चीजें, सभी सुख सुविधाएं, सभी आवश्यक सुविधाएं अगर बेची जाती है, उपलब्ध कराई जाती हैं, तो ऐसे ही भंडार को हम विभागीय भंडार के नाम से जानते हैं। हमारे कहने का मतलब है, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक, बैंक से लेकर के पोस्ट ऑफिस तक, प्लेग्राउंड से लेकर के बच्चों के खेलने की व्यवस्था तक, इस तरीके की सब सुख सुविधा अगर उपलब्ध कराई जाए तो ऐसे भंडार को हम विभागीय भंडार कहते हैं। अंडर अ सिंगल रूफ का यहाँ पर 2 मीनिंग है। एक तो सिंगल ओनरशिप होना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति, एक समूह, एक सोसाइटी मिल करके भी इस तरह के काम को कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि एक स्थान पर सभी सामान उपलब्ध कराई जाए। तो एक दुकान में तो संभव नहीं है, तो दुकानों को बांट करके, अलग अलग बांट करके हम सामानों को उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही भंडारों का, ऐसे ही लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडिंग का अकाउंटिंग हम जिस प्रोसेस से करते हैं, उसी अकाउंटिंग का नाम है हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस स्थिति में जो ओनर है, प्रोप्राइटर है,
वो क्या चाहेगा, अकाउंटिंग क्यों करना चाहेगा, तो नेचुरली उसे लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। और प्रॉफिट, एक तो टोटल प्रॉफिट चाहिए, दूसरी बात हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का भी प्रॉफिट अलग अलग चाहिए। क्यों? क्योंकि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका कंपैरेटिव स्टडी दूसरे डिपार्टमेंट से किया जा सके और जानकारी लिया जा सके कि किस डिपार्टमेंट में क्या लैकिंग है, क्या कमी है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर हम फर्दर कोशिश कर सकते हैं। इसी कारण से इस अकाउंटिंग का नाम है डिपार्टमेंटल, यानी हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग अकाउंटिंग, उसके प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जा सकता है। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए दो प्रोसेस है यहाँ पर। या तो अकाउंटिंग फॉर्म में हम अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं, या स्टेटमेंट फॉर्म में। अकाउंटिंग फॉर्म में प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो उसके लिए हमें बनाना पड़ता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। जिस भी डेट को बनाया जाए, जितने पीरियड के लिए बनाया जाए, 4 महीने 6 महीने, किसी भी पीरियड के लिए बना सकता है, डिपेंड करता है ओनर पर, उस मालिक पर। तो हेडिंग देंगे हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। हेडिंग दे देंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग पीएल के ही फॉर्मेट में बनेगा, उसी आइटम्स को जहां लिखते थे लिखेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, फिर परचेजेस, फिर डायरेक्ट फैक्ट्री प्रोडक्टिव नेचर का एक्सपेंसेस, क्रेडिट में सेल्स क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में, और फिर डिफरेंस निकालेंगे तो इस डिफरेंस को ग्रॉस प्रॉफिट, इसे पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लॉस आने से फिर ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, और अपोजिट साइड में बैलेंस सीडी तो बैलेंस बीडी। इस फॉर्मूले या रूल से हम अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे, और यहां से आगे जो प्रिपेयर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, इसमें हम एक्सपेंसेस साइड में इनडायरेक्ट, अनप्रोडक्टिव, ऑफिस, सेलिंग नेचर एक्सपेंसेस को लिखेंगे, यहाँ पर नॉमिनल नेचर के इनकम प्रॉफिट्स को लिखेंगे, और फाइनली जो डिफरेंस आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। और जैसा कि जानते हैं यहाँ एक नहीं, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट अगर है, अगर 3 डिपार्टमेंट है तो अमाउंट का 3 कॉलम बना देंगे, एक ए के लिए, दूसरा बी के लिए, तीसरा सी के लिए। जब भी डिफरेंस निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में भी, तो ए का ए से निकालेंगे, बी का बी से निकालेंगे, सी का सी से निकालेंगे, और इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट सभी का अलग अलग आ जाएगा। लास्ट में नेट प्रॉफिट भी निकालेंगे तो ए का टोटल से, ए का क्रेडिट टोटल से ए का डेबिट टोटल का डिफरेंस निकालेंगे, बी का क्रेडिट टोटल का बी के डेबिट टोटल से डिफरेंस निकालेंगे, इसी तरीके से सी का, और फाइनली जो डिफरेंस निकल करके डेबिट में आता है तो इसे हम नेट प्रॉफिट का नाम से लिखेंगे, और अगर क्रेडिट में आता है तो फिर नेट लॉस के नाम से लिखेंगे। और इन सभी प्रॉफिट लॉस को हम जनरल पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और इसके बाद अगर हम जनरल पीएल अकाउंट बनाते हैं, जैसा कि पहले के चैप्टर्स में बतलाए हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जनरल पीएल से टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी और पर्सन और इंडिविजुअल, यानी पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक के कुल लाभ की हमें जानकारी हो जाती है। तो ये जनरल पीएल अकाउंट बनाना कोई कठिन नहीं। हेडिंग दे देंगे जनरल पीएल अकाउंट, प्रॉफिट्स जिस जिस डिपार्टमेंट का है क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे, लॉसेस जिस जिस डिपार्टमेंट का है डेबिट में, और फिर डिफरेंस निकाल देंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट ऑफ उस ओनर का, उस मालिक का, डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक का टोटल प्रॉफिट की जानकारी हो जाएगी। दूसरा प्रारूप क्या है, दूसरा प्रोसेस क्या है? तो दूसरा प्रोसेस है स्टेटमेंट फॉर्म। या तो एग्जामिनेशन में अकाउंटिंग फॉर्म से क्वेश्चन बनाने के लिए बोलता है, स्टेटमेंट फॉर्म से। स्टेटमेंट का मतलब होता है आइटम्स को, ट्रांजैक्शंस को 1 by 1 ऊपर से नीचे के क्रम में लिखना। ऊपर से नीचे के क्रम में लिखने का मतलब कॉमन सेंस की बात है, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसे हम ऊपर में लिखें और उसी क्रम में लिखते चले जाएंगे आइटम्स को। तो जैसा कि जानते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट को देखें तो प्रायः क्रेडिट वैल्यू ज्यादा होता है, इसी कारण से यहाँ पर सेल्स के अमाउंट को लिखेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को लिखेंगे और इसकी टोटलिंग कर देंगे। यहां पर भी एक से ज्यादा डिपार्टमेंट होता है, इसलिए हर एक डिपार्टमेंट के नाम से कॉलम अलग अलग बना देंगे, हर एक का अमाउंट अलग अलग लिखेंगे, हर एक का टोटल अलग अलग आ जाएगा। इसके बाद डेबिट आइटम, ट्रेडिंग का डेबिट आइटम जो है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एंड फैक्ट्री नेचर एक्सपेंसेस, सभी के अमाउंट को लिख करके और फिर इसकी भी टोटलिंग कर देंगे। ये टोटल नंबर 2 आ गया। इसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे टोटल नंबर 1 से टोटल नंबर 2 का। अगर टोटल नंबर 1 यानी क्रेडिट आइटम ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, तो नेचुरली प्रॉफिट होगा। पॉजिटिव रिजल्ट आने से, ऊपर का वैल्यू टोटल ज्यादा होने से पॉजिटिव रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से लिखेंगे। और बाई चांस ऊपर का वैल्यू कम है तो डिफरेंस नेगेटिव
रूप में आएगा जिसे हम ग्रॉस लॉस का नाम देंगे। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं इनकम प्रॉफिट्स को जोड़ा जाता है। अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है तो इनकम प्रॉफिट नेचर नॉमिनल नेचर के आइटम को हम ऐड करेंगे। लॉस है तो स्वाभाविक है जस्ट अपोजिट एक्टिविटी होगी। अगर लॉस है तो इसका मतलब इसे माइनस किया जाएगा और फिर नॉमिनल नेचर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस सभी को कंबाइन करके इकट्ठे करके हम इसमें माइनस करेंगे। अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो निगेटिव है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्लस करेंगे और इस तरह से फाइनली हमारा ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जानकारी हो जाएगी। हर एक डिपार्टमेंट के वैल्यू को अलग अलग लिखेंगे तो स्वाभाविक तौर पर इस तरीके से हमारा हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग अमाउंट निकल जाएगा। इसके बाद जनरल पीएल अकाउंट कैसे बनाया जाता है तो इसकी भी जानकारी यहीं पर हम दे देते हैं बहुत साधारण रूप से। हेडिंग देंगे जनरल पीएल अकाउंट। इसमें अमाउंट का सिंगल कॉलम बनेगा क्योंकि ये बनता है पूरे ओनर के प्रॉफिट को जानने के लिए। तो बाई प्रॉफिट्स, जिस भी डिपार्टमेंट में प्रॉफिट आता है उसके वैल्यू को लिखेंगे। टू लॉस, जिस भी डिपार्टमेंट में लॉस आता है उसके वैल्यू को लिखेंगे। डिपार्टमेंट जिसमें लॉस आता है और फिर जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। बाई चांस इधर आता है तो बाई टोटल लॉस। ये प्रॉफिट किसका है? ये ओनर या प्रोप्राइटर का है, डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक का है। इस तरह से जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इतनी जानकारी के बाद तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले तो जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि इकोनॉमिकल बिजनेस हो, तभी हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। इसका कारण है यहाँ पर 3-3 दुकान 4-4 दुकान के हम मालिक हैं तो स्वाभाविक है बहुत सारे एक्सपेंसेस कॉमन होते हैं और वो इकट्ठा किया जाए तो इकोनॉमिकल होगा। इसी कारण से जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो ज्वाइंट एक्सपेंसेस, सामूहिक व्यय भी हो सकता है और हमें अलग अलग प्रॉफिट जानना है तो उसके बंटवारा की समस्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो स्पेशली ज्वाइंट एक्सपेंसेस पर बेस्ड होगा कि ज्वाइंट एक्सपेंसेस का एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कैसे करेंगे। थैंक यू।